आप लोग इतने ही रहने वाले हो क्या फॉर द वीक? नवरात्रि 1 तारीख को छुट्टी है, नवमी की। 2 तारीख को भी हैव सेशंस। दशमी है ना, 2 को। तो क्या हो गया? नो छुट्टी 2 को। सुबह पूजा होती है। शस्त्र पूजा होती है। हाँ तो वही तो बोल रही, सुबह पूजा होती है, शाम को पूजा होती है। सुबह ही है, शाम को मेरे को शस्त्र लेके जाना है। शस्त्र का क्या करना है, लेके जाना है कहीं? सुबह ना, देन थ्रू आउट द डे। Okay. So if you are not comfortable for offline session, we can prefer online too on 2nd of October. It's up to you कि ma'am, it should be in the morning, it should be in the evening, or it should be in the afternoon. So we'll decide. मतलब कम, as I know, सबके घरों में दशमी के दिन पूजा होती है क्या सुबह? एक के यहाँ तो होती है। मैं तो बाहर, घर के बाहर ही रहती हूँ ऐसा। नवमी की तो होती होगी, जैन में वो भी नहीं होती? नहीं, हमारे होती है। ओके, होती है। मैम नहीं भी हो रही होगी तो अब तो होगी ही सही। रोहित मैम, मैं तो बाहर रहता हूँ तो मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नचिकेत मैम, मैं भी बाहर रहता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी वैदे सेम, मैं भी बाहर रहती हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 को पूरा दिन पढ़ाओ ऐसा। भावेश की क्या गाड़ी अभी तक सही नहीं हुई है? विष्णु विनायक क्लास क्यों नहीं आया आज? मैं वो घर पूजा है। है। उज्जैन मतलब घर गए हो कि महाकाल के दर्शन करने गए हो? पूजा है घर पे। ओके, कभी आओगे वापस? पूरा वीक ऑनलाइन पढ़ोगे क्या? नो मैम। थैंक्स। ओके प्रफुल्ल, मेरे पास बाइक नहीं है मैम। दीपांशु अपन क्यों नहीं आए? मैम बोला तबीयत था ना खराब। पूरा, तबीयत खराब है। विकसित मैम, बाइक नहीं है। यस एवरीवन, थकान वकान तो नहीं लग रही? सबको सांस आ रही है? किसी की सांस कहीं और भी बैठी हो सकती है, जैसे प्रफुल्ल की कहाँ बैठी थी? एह, ये और नया नाम लेके आया। मैम आपको गलत बताया था, वो तो एक्चुअल में वही था। चल सो मैम, कोई फर्दर डिस्कशन बचा आपस में? नो मैम, अब आप पढ़ा सकते हो, पढ़ा दूं? कैसा लग रहा है कि मैम आज मत पढ़ा? आज मुझे फ्रैंकली ऐसा लग रहा है कि आज नहीं पढ़ाना चाहिए, खुद से ही। काश आज छुट्टी होती, बट नहीं है। चल सो मैम, हमने कंसोलिडेशन, फाइनली वी आर एट अ एंडिंग स्टेज, और आई कैन से लास्ट डे ऑफ कंसोलिडेशन, और नॉट लास्ट तो सेकेंड लास्ट डे। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि आप लोग ग्रुप डिस्पोजल्स, हमने जब क्वेश्चंस किए थे, आई फाइंड इट, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द ग्रुप डिस्पोजल्स गेन और लॉस। ठीक है, it was very easy to calculate independent individual gain and loss, but while calculating consolidated gain and loss, we need to calculate 3 things: net assets at disposals, NCI at disposals, and goodwill at disposals. And that I found it कि यार थोड़ा सा हमको उसमें conceptual clarity से ज्यादा practically हम उस चीज को नहीं कर पा रहे थे. So I ask you to solve some few questions on it. Have you done that questions? I ask you कि आप एग्जाम किट्स के भी, जहां पे भी ग्रुप डिस्पोजल्स है, आप पूरा इंटायर क्वेश्चन मत सॉल्व करो. यू नॉट नीड टू सॉल्व टू मेक द इंटायर P&L और अ बैलेंस शीट, but you can solve the part of calculating gain and loss on disposals. Have you tried to solve those questions? बन रहा है, conceptual clarity आ रही है कि do you want me to repeat this topic again?
What happened? मैम बन रहा है. So today I'm not going to start directly to the group disposals and try to solve the equations. अब ultimately we are at ending state. So what I wanted, okay, let's do the revision of consolidation first. Let it talking about the statement of P&L, talking about SOFP, not the entire concept, but the crux और a conclusion. So at least थोड़ा सा मेन में ब्रेन में recollect होगा. If you remember, we'll start the consolidation from 1st of September and today is 30th, 28th, 29th of September. It means almost a 1 month we're spending a particular topic on consolidation. So I hope you understand the importance of that topic. It's not only in FR, but you also find it in a SBR too. ठीक है. और अगर टाइम मिले तो गो ओपन द बुक ऑफ एसबीआर, नॉट दैट जस्ट फॉर अ कंपैरिजन के मैक्सिमम एडजस्टमेंट आपको वही दिखेंगे. So it means that if you wanted a more questions, you can try to solve those questions too. ठीक है. सो जितना प्रैक्टिस, मैंने पिछले सेशन में भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ, कंसोलिडेशन में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी. इफ यू ऑब्जर्व, अगर आपने एग्जाम स्किट्स के क्वेश्चंस किए हैं तो अदर देन दिस 6 एडजस्टमेंट्स कोई एडजस्टमेंट नहीं होता. समटाइम पेरेंट सोल्ड टू द सब्सिडरी, समटाइम सब्सिडरी सोल्ड टू द पेरेंट, समटाइम्स पेरेंट सोल्ड टू द एसोसिएट एंड समटाइम एसोसिएट सोल्ड टू द सब्सिडरी. So there are very lots of common examples जो आपको दिखेंगे. So it means एक बार वो adjustment समझ में आ गया, वो logic समझ में आ गया कि that profit lies in the books of that, asset lies in the books of that, तो आपको चीजें करने में easy रहेगा. Please don't try to memorize the thing, retain the thing. आप जितना retention या जितना memorize करने की कोशिश करोगे आप भूल जाओगे, because अभी full fledged है. फिर अभी थोड़ी पेपर देना है, 2 महीने बाद तब तक हम नील बटा सन्नाटा हो चुके होंगे. सो एम आई क्लियर? जितना हो सके क्लैरिटी लाओ, चीजों में लाओ. कॉन्सेप्चुअल लैकिंग फील हो रहा है, यू हैव अ राइट टू टेल मी कि मैम आई डोंट फाइंड दैट मच कंफर्टेबल ऑन दैट टॉपिक, सो आई विल एक्सप्लेन यू. बट आपको मेरे तक लाना पड़ेगा. आप सोचो कि मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको क्या नहीं आ रहा है, बिकॉज एवरी पीपल, किसी को डिफिकल्ट चीज बहुत इजीली समझ में आ जाती है कि हाँ दिस द थिंग, और इजी चीज के लिए उसके दिमाग में माथा पच्ची हो जाती है. क्यों? बिकॉज हम बहुत ज्यादा लॉजिक्स में चले जाते हैं. तो सबका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी अलग है. इनको अलग समझ में आ रहा होगा, इनको अलग समझ में आ रहा होगा, इनको अलग समझ में आ रहा होगा. तो ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक डिफिकल्ट है तो वो मैं वापस रिविजिट करा दूं. नहीं, किसी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, किसी के लिए इजी हो सकता है. तो अगर आप वाइल सॉल्विंग एनी क्वेश्चंस आपको कहीं भी कॉन्सेप्चुअल लैकिंग फील होती है, प्लीज लेट मी नो. आई होप आपको अब मार्जिन एंड मार्कअप का डिफरेंस अब समझ में आने लगा होगा. मार्जिन किस पे लगता है? इसीलिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से सुनो, ठीक है. क्वेश्चन से ही आधा गेम निपट जाता है. मार्जिन अगर सेल्स पे लगा, कॉस्ट पे लगा दिया तो सही करके भी गलत कर आओगे. एम आई क्लियर एवरीवन? हमने इसका कॉमन मेथड समझा था कि अगर मार्कअप दे रखा होगा तो 100 प्लस मार्कअप इज इक्वल टू दी सेल्स प्राइस, और अगर हमको मार्जिन दे रखा होगा तो सेल्स प्राइस पे प्रॉफिट, और प्रॉफिट में से सब सेल्स प्राइस माइनस करेंगे तो वी गेट दी कॉस्ट. तो क्या हुआ मैम? 100, 80, 20 एंड 100, और उधर 100, 20 एंड 120. आई होप यू अंडरस्टैंड. यस मैम. सो थोड़ा सा पहले का डिस्कशन करते हैं, देन विल जंप टू दी ग्रुप डिस्पोजल्स. ठीक है मैम. हमने बहुत सारे स्टेटमेंट्स बनाए. हमने इसमें 3 तरह की चीजें सीखी. एसोसिएट सीखा, पीएनएल सीखा, एसओएफपी सीखा और एसओपीएल सीखा. अगर हम किसकी बात करें, एसओएफपी की बात करें, तो हम लाइन बाय लाइन आइटम ऐड करते हैं, पी प्लस एस. क्या आप एस को टाइम प्रोपोर्शनेट करते हो? नो. वाई? बिकॉज बैलेंस शीट एज ऑन डेट, अगर उस दिन वो मेरा एसेट है तो वो मेरा एसेट है, ऐसा नहीं होगा 6 महीने का एसेट है. एम आई क्लियर एवरीवन? यस मैम. तो मैम जब हम एसओएफपी बनाते हैं तो हम लाइन बाय लाइन सारे आइटम्स ऐड करते हैं. कौन कौन से ऐड करते होंगे? कैन आई से एसेट्स,
एंड लाइबिलिटीज ओनली। ठीक है, हमारे एसेट से हम सब्सिडरी की बुक से क्या हटाते, नहीं सॉरी, पेरेंट की बुक से क्या हटाते हैं? सारे इन्वेस्टमेंट हटाएंगे कि सिर्फ सब्सिडरी वाला? सिर्फ सब्सिडरी वाला इन्वेस्टमेंट हटाएंगे, और उसकी जगह क्या आ जाएगा? गुडविल। और सिमिलरली जब हम इक्विटी की साइड बात करेंगे, तो मैम हमारी इक्विटी में सिर्फ एक ही चीज आती, वो पेरेंट्स की है। सब्सिडरी से रिलेशन कोई नहीं चीजें आती है, ठीक है। बट एक आता है एनसीआई, ठीक है, बाकी पी प्लस एस होता है। डन। यस मैम। मैम फिर हमने कुछ चीजें सीखी कि हम 5 वर्किंग नोट्स बनाते हैं टू कैलकुलेट consolidations के एनसीआई, ग्रुप डिस्पोजल्स, सॉरी ग्रुप रिटर्न एंड एवरीथिंग। व्हाट इज द 5 स्टेप्स? क्लियर है मैम? फर्स्ट ग्रुप स्ट्रक्चर, सेकंड नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग, थर्ड इज गुडविल, फोर्थ इज NCI, and fifth is group retained earning. How to calculate NCI? NCI के लिए they are providing 2 methods. कौन कौन सी मेथड यूज करोगे? क्वेश्चन में दे रखी होगी। फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे? वेरी गुड मैम। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे होंगे, उसमें हम एनसीआई का परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एनसीआई नंबर ऑफ होल्डिंग्स। और उन एनसीआई नंबर ऑफ होल्डिंग्स पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? उस दिन की शेयर प्राइस, एंड विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। मैम कभी हमको फेयर वैल्यू निकालने को आएगा, कभी फेयर वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगा। क्लियर? हाउ टू कैलकुलेट नेट एसेट्स? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट, मैम यहाँ पे एट एक्विजिशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैम यहाँ पे जो एनसीआई निकाल रहे हैं वो एट एक्विजिशन वाला ही निकाल रहे हैं। यस और नो? जब निकालना ही एट एक्विजिशन है तो उस नेट एसेट्स थोड़ी लेंगे रिपोर्टिंग डेट्स की। एम आई क्लियर एवरीवन? यस मैम। मैम अगर इम्पेयरमेंट होता है गुडविल का, क्या करोगे? लेस करेंगे। कहाँ से? मेथड्स पे। कौन सी मेथड्स? फेयर वैल्यू और नेट एसेट्स। क्या गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए फेयर वैल्यू और नेट एसेट्स मेथड है कि एनसीआई को रिकॉर्ड करने के लिए? So it means that while allocations of impairment, we have to see which method we are following to record NCI, fair value or net assets. If it is a fair value, क्या करेंगे? गुडविल से भी माइनस करेंगे और वर्किंग 4 और 5 से। मैम वर्किंग नोट 4 और 5 से भी माइनस होगा। वाई? बिकॉज इट्स अ फेयर मेथड, फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। पेरेंट का प्रॉफिट पेरेंट से कम होगा विच इज वर्किंग नोट 5, एंड एनसीआई का एनसीआई के रेशो से कम होगा एज वर्किंग नोट 4। एंड नेट एसेट्स मेथड पूरा का पूरा पेरेंट को मिलेगा। देयर इज नो एनसीआई। ठीक है, सो मैम कहाँ जाएगा वर्किंग नोट? डायरेक्टली 5। एम आई क्लियर? यस मैम। क्या हमको पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स निकालने आते हैं? यस मैम। कैसे निकालते हैं? एट एक्विजिशन, एट रिपोर्टिंग, एंड द डिफरेंस ऑफ दैट इज कंसिडर एज अ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। मैम जब हम एट एक्विजिशन की अकाउंटिंग देखते हैं, दैट इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। क्या मैम? दैट इज यूज टू कैलकुलेट द गुडविल ओनली। ठीक है, बिकॉज इससे पहले के जो भी प्रॉफिट है एवरीथिंग इट्स नॉट, आई डोंट हैव एनी राइट ऑन दैट प्रॉफिट। सो मैं जो भी पे कर रही हूँ फॉर द एक्स्ट्रा अमाउंट इज फॉर दी गुडविल। एंड जो इनका डिफरेंस आ रहा है, इट्स मींस दैट आफ्टर एक्विजिशन कंपनी ने क्या कमाया, और इस पे मेरा राइट कितना होगा, जितना परसेंटेज मैंने सब्सिडरी के उसमें एक्वायर किया है। सो मैम पोस्ट एक्विजिशन का शेयर जाता है वर्किंग नोट 5 में इन माय परसेंटेज, एंड वर्किंग नोट 4 में एट एनसीआई परसेंटेज। एम आई क्लियर एवरीवन? यस मैम। मैम फिर हमने सीखा था सेल्स कंसिडरेशन, सीखा था। कौन सी वैरायटी सीखी थी सेल्स कंसिडरेशन में?
कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। मैम कैश तो इजी है, उसके अगेंस्ट में पैसा दिया होगा, एक इन्वेस्टमेंट रखा होगा और कैश कम हो गया होगा, बात खत्म। मैम शेयर एक्सचेंज मतलब इंस्टेड ऑफ पेइंग द अमाउंट इन अ कैश, मैंने अपने कंपनी के शेयर्स इशू किए हैं। तो मैम जब शेयर्स इशू किए हैं तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बनेगा, और क्रेडिट साइड कैश ना जाते हुए क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल, आई हैव टू रेज माय शेयर कैपिटल and share premium. Am I clear, everyone? Yes, ma'am. Ma'am, what do you mean by deferred consideration? कुछ टाइम बाद पे करेंगे विद द कंडीशन क्या? नो, डेफर्ड कंसिडरेशन सिंपल दैट कि आज मैं नहीं पे कर रहा हूँ, 2 साल बाद आई हैव टू पे दिस अमाउंट, ठीक है। सो फॉर दैट आई हैव टू कैलकुलेट दी प्रेजेंट वैल्यू, एंड एट दैट वैल्यू आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड माई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसके अगेंस्ट में मैं क्या चीज खड़ी करूंगी? मैम एक लाइबिलिटी खड़ी करेंगे, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड कंसिडरेशन। व्हाई? बिकॉज दैट अमाउंट इज नॉट पेड टुडे, सो मैं एक लाइबिलिटी खड़ी करूंगा दैट आई हैव टू पे दैट अमाउंट, बट दैट अमाउंट जो उसका प्रेजेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दैट एक्चुअली अमाउंट व्हाट आई हैव टू पे। सो मैम हर साल हम क्या करेंगे? अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, पीएनएल में इंटरेस्ट खर्चा बुक करेंगे, और हर साल डेफर्ड कंसिडरेशन मतलब लाइबिलिटी को बढ़ाएंगे। क्या उससे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा? नहीं, cost investment is always recorded at the present value of deferred consideration. Am I clear? Because आप जब उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हो तो आप दो चीजों को अलग कर देते हो, प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट। प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट, और जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है आप उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करते हो एज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, यू नो दैट इंटरेस्ट इज अ पीएनएल आइटम, इज इट? समटाइम इट मे बी इनकम, समटाइम इट मे बी एक्सपेंसेस। डन। तो मैम जो एक्सपेंसेस होते हैं वो पीएनएल में खर्चा बुक होना चाहिए, इसलिए फाइनेंस कॉस्ट क्रेडिट डेफर्ड कंसिडरेशन प्रोविजन को बढ़ाएंगे, ताकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज जस्ट इक्वल टू दैट अमाउंट दैट आई विल हैव टू पे। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. And what do you mean by contingent consideration? Ma'am, this is also the similar to the deferred consideration that I will going to pay after 2 to 3 years, but the difference is it's that it's along with the condition. It means that it's not compulsory that I have to pay. मैंने कंडीशन लगाई, अगर ऐसा होगा, अगर आपका प्रॉफिट इस परसेंटेज से बढ़ जाएगा, आई विल पे दी अमाउंट। क्या मैंने एग्जैक्ट बोला कि मैं दे ही दूंगा? आज इन इट इज इन अ डिलेमा, अगर होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर? So contingent consideration is always recorded at its fair value, not the present value I'm talking about. It's always recorded at its fair value. Or in the FR's perspective, you not need to calculate the fair value. They already given in the question what is the fair value of contingent consideration. Am I clear? और मैम इट्स कंपल्सरी क्या कि सिर्फ एक ही चीज हो सकती है? नो, यू कैन पे द कंसिडरेशन along with cash, along with share exchange, मतलब आपको एक क्वेश्चन में चारों पार्ट्स भी मिल सकते हैं। जो हमने क्वेश्चंस जो देखे उसमें हमने ये फाइंड किया कि यार वो कैश वाली एंट्री तो कर देता है, बट जर्नली शेयर एक्सचेंज डेफर्ड कंसिडरेशन की एंट्री नहीं करता है। तो अगर एंट्री नहीं की होगी तो फर्स्ट वी हैव टू डू द एंट्री में हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, और साइमल्टेनियसली हमारी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम बढ़ेगी इन केस ऑफ शेयर एक्सचेंज, और अगर नहीं है तो डेफर्ड कंसिडरेशन बढ़ेगा। ठीक है मैम, बिगनिंग ऑफ द ईयर है तो सिर्फ कंसिडरेशन बढ़ाने की जरूरत है, बट अगर एंडिंग ऑफ द ईयर है यू हैव टू चार्ज इंटरेस्ट ऑल्सो। सो पीएनएल में इंटरेस्ट जाएगा विच इज वर्किंग नोट 5. Why? Because ma'am, deferred consideration is should be recorded in the books of parent. So the interest expenses should be charged in the statement of P&L of parents. तो parents का profit कम होना चाहिए, इसलिए working note 5 में से कम करते हैं। Am I clear everyone? देखो, today's revision is very important. मैं चाहती तो मैं disposal start कर सकती हूँ और आज wind up भी कर सकती हूँ, but I really don't want it. एक दिन में कुछ नहीं जाएगा, बट चीजें एक बार वापस अपनी आंखों के सामने रिविजिट हो गई, तो अगर किसी भी पॉइंट में स्टिल बोल रही हूँ, मैंने उस दिन बोला था मैं नहीं पढ़ाऊंगी, पर मैं स्टिल बोल रही हूँ, जब मैं रिविजन करा रही हूँ लग रहा हूँ ना कभी कि यार मैम इस पे लॉजिक नहीं बैठ पा रहा है, तो प्लीज आप अपफ्रंटली होके बैठ बोलना, ठीक है? यहां तक सेटल्ड हो? यस मैम। फिर मैम हमने सीखे थे अब एडजस्टमेंट्स।
आपने एक तरीके से अगर कुछ नहीं दे रखा होगा तो इससे आप बना सकते हो एसओएफपी। आपको एनसीआई की वर्किंग निकालना आती है, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, गुडविल, नेट वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2। तो यहां तक तो प्लेन प्लेन रीडिंग्स थी। अब मैम मेन खेल जो शुरू होता है वो होता है एडजस्टमेंट से। तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने क्या पढ़ा था? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। इट मींस दैट सब्सिडरी अपनी बुक्स में उसको फेयर वैल्यू पे नहीं लाती। अगर सब्सिडरी लेके आ गई होती तो आपको कुछ करना होता नहीं, क्योंकि अगर सब्सिडरी लेके आ चुकी होती तो वो रिवैल्यूएशन गेन एंड लॉस बुक कर चुकी होती, तो अपने आप उसके पीएनएल में रिवैल्यूएशन गेन दिखता, वो ओसीआई में दिखता, और इधर मेरी एसेट बढ़ी हुई दिखती। पर ऐसा है नहीं। इट्स मीन्स दैट जब मैंने सब्सिडरी को एक्वायर किया, उसकी कुछ एसेट्स या तो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होगी, तो आपको रिकॉर्ड करनी है, और या फिर रिकॉर्डेड है बट कम वैल्यू पे है या ज्यादा वैल्यू पे है। अगर आपकी बुक, सपोज आपकी बुक में वो बोल रहा है कि एक एसेट है जो 2 लाख की है, बट उसका एक्चुअल फेयर वैल्यू इज 1 लाख है, तो आप एसेट्स का वैल्यू बढ़ाओगे कि घटाओगे? कम करेंगे। तो आप प्लस करते तो यहाँ पे क्या करोगे? कितने से? क्लियर है? 1 लाख क्यों? ये वाली वैल्यू नहीं ले रहे मैम, इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं। यहां तक सेटल्ड हो? अब मैम हम डेप्रीसिएशन कितने पे लगाते होंगे? 2 लाख पे। तो आपका प्रॉफिट कम आ रहा होगा, हमको लॉजिकली डेप्रिसिएशन कितने पे लगाना चाहिए? तो मतलब डिफरेंस 1 लाख का डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए, तो आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड करोगे कि लेस? ऐड करोगे। लॉजिक बैठ पा रहा है? तो सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है। इट्स नॉट ऑलवेज दैट के फेयर वैल्यू ग्रेटर देन इट्स कैरिंग वैल्यू। समटाइम्स यू मे फाइंड फेयर वैल्यू इज लोअर देन दी कैरिंग वैल्यू। तो वाइजली डिसीजन लेना कि माइनस होगा कि प्लस। मोनोटोनस स्टेप में रटना मत कि यार हम तो जनरली बढ़ाते हैं और डेप्रिसिएशन लगाते हैं। एम आई क्लियर? मैम डेप्रिसिएशन एट एक्विजिशन लगता है कि एट रिपोर्टिंग? एट रिपोर्टिंग। अब एक बात सोचो, एट एक्विजिशन पे तो आप फर्स्ट टाइम वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो उसी दिन थोड़ी डेप्रिसिएशन लगेगा, उसके आने वाले सालों में लगता है ना। जिस दिन बढ़ाया उसी दिन लगा लोगे 2-3 साल का डेप्रिसिएशन? नो। एम आई क्लियर? यहां तक सेटल्ड हो? समटाइम्स यू फाइंड दैट कि सब्सिडरी ने कोई लाइबिलिटीज रिकॉर्ड ही नहीं की है, सब्सिडरी ने कुछ एसेट्स रिकॉर्ड ही नहीं किया है, बट यू पे फॉर दैट लाइबिलिटी और यू पे फॉर दैट एसेट। ठीक है? सो यू हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। एम आई क्लियर? मैम एक एडजस्टमेंट होता है वर्किंग नोट 2 में, ये तो सही है, बट मैम क्या बैलेंस शीट में भी इसका एडजस्टमेंट होगा? ऑब्वियसली। मैम हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स 2 लाख की आ रही होगी और उस पे 1 लाख, उस पे डेप्रिसिएशन लग रहा होगा। लॉजिकली एसेट्स 1 लाख की होनी चाहिए, तो आपको एसेट्स कितने से कम करना पड़ेगा बैलेंस शीट में? 1 लाख से। और बढ़ाना कितने से पड़ेगा? डेप्रिसिएशन के अमाउंट से। एम आई क्लियर एवरीवन? सो मैम एक एडजस्टमेंट होता है वर्किंग नोट 2 में, और साइमल्टेनियसली प्लीज प्लीज आप ऐसा मत समझना कि एक बार पूरा क्वेश्चन के सारे 5 वर्किंग नोट्स बना दे देन वील डू द पोस्टिंग। नो। अगर आपने ऐसा किया तो देयर इज अ हाई चांसेस कि कोई एडजस्टमेंट रह जाएगा। क्यों? बिकॉज जब आप वर्किंग नोट्स में लिखते हो ना, तो कुछ एडजस्टमेंट्स इतने विजिबल ही नहीं होते हैं। अब पर लिख लिया, पर के जो 2 एडजस्टमेंट्स हो गए ना, इन्वेंट्री भी कम होना चाहिए और प्रॉफिट भी कम होना चाहिए। सो आप बेटर है एक एडजस्टमेंट डालो, उसकी यहाँ पे एडजस्टमेंट की वर्किंग करो और साइमल्टेनियसली उसकी पोस्टिंग कर दो बैलेंस शीट में, उस एसेट्स का वैल्यू बढ़ा दो और डेप्रिसिएशन से कम कर दो। एम आई क्लियर एवरीवन? मैम अगर यस एसेट की वैल्यू में डेप्रिसिएशन लगना चाहिए ना। जर्नली आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, दे वांटेड दे टेल यू दैट द फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन कैरिंग वैल्यू। सो एसेट्स का वैल्यू बढ़ाना है, सो यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन। चार्ज डेप्रिसिएशन, तो आपने यहाँ एसेट्स का वैल्यू नेट ऑफ डेप्रिसिएशन थोड़ी बढ़ाया, 1 लाख का पूरा बढ़ाया और उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाया। तो जब बैलेंस शीट में आएगा तो पूरा 1 लाख थोड़ी आना चाहिए, नेटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन तो आना चाहिए। इसलिए तो डेप्रिसिएशन एसेट्स का वैल्यू बढ़ाते हैं और लेस करते हैं, डेप्रिसिएशन लॉजिक भी है। यस और नो? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्लियर है? यस मैम। जर्नली आपको ना एक ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इन्वेंट्री का भी कॉन्सेप्ट मिल सकता है कि आपने जब एक्वायर किया, ध्यान से देखना, इन्वेंट्री की वैल्यू 1 थी,
ठीक है, और लॉजिकली इसकी वैल्यू बढ़नी थी 2 लाख। मतलब जब आपने एक्वायर किया इन्वेंट्री कितने की थी, बट उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, तो एट एक्विजिशन इन्वेंट्री कितना बढ़ना चाहिए, पर बोलता है एट रिपोर्टिंग आपके पास पूरी इन्वेंट्री नहीं पड़ी है। मतलब अभी तो आपके पास 1 लाख की इन्वेंट्री थी, पर आप बेच चुके हो उस इन्वेंट्रीज को, आपके पास सिर्फ कितनी इन्वेंट्री बची है, 20%। तो आप एट रिपोर्टिंग सिर्फ 1 लाख का 20%, क्योंकि इतनी इन्वेंट्री बची है तो उतने की ही फेयर वैल्यू बढ़ाएंगे। अब कितने की इन्वेंट्री बची, 20 की, तो मैम 1 लाख का 20%, सिर्फ 20,000 की इन्वेंट्री बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही, क्यों, बिकॉज बची ही इतनी इन्वेंट्रीज है तो आप उसी की फेयर वैल्यू बढ़ाओगे ना, बाकी तो बिक गई, तो बढ़ाने का कोई सेंस है क्या उसकी फेयर वैल्यू, नहीं। तो मैम बैलेंस रिपोर्टिंग डेट पे 1 लाख की इन्वेंट्री थी और उसकी वैल्यू कितनी थी, 2 लाख, तो आपने 1 लाख से बढ़ा दी। मतलब अब वो बोल रहा है कि आउट ऑफ 1 लाख सिर्फ 20% इन्वेंट्री है, मतलब 20% की फेयर वैल्यू बढ़ानी, कितने, 1 लाख आपका डिफरेंस है ना, तो आप फेयर वैल्यू कितनी बढ़ाओगे, 20,000। लॉजिक बैठ रहा है, मैंने इस 1 लाख का 20% नहीं निकाला है, इस डिफरेंस का 20% निकाला है। एम आई क्लियर एवरीवन, डन, यस मैम। मैम फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स के बाद जो मेजर हमने एडजस्टमेंट्स पढ़ा, इट्स इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन, इंट्रा होगा मेरे ख्याल से, तो इंट्रा टू, इंटर ग्रुप मतलब पता है क्या होता है, 2 डिफरेंट कंपनीज में ट्रांजैक्शन, और जब इंट्रा बोलते हैं तो आपस में खुद का, ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है इंटर एंड इंट्रा में। हम क्या समझते हैं, इंटर मतलब आपस में, तो इट्स नॉट आपस में, इट्स दूसरे के साथ, और जब इंट्रा मतलब आपस में लेन देन, ठीक है, यस मैम। तो मैम क्या होता है, पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा भी होगा और सब्सिडरी ने पेरेंट से खरीदा भी होगा होगा, तो एक्सक्यूज एक मी की मैम। बुक्स, यस सर। मैम मैं जानना चाह रहा था इन्वेंट्री के लिए वो वर्किंग नोट 2 में कैसे शो करेंगे, जैसे कि 1 लाख करा है, अब उसको 20,000 से माइनस करके एट रिपोर्टिंग पे लिखेंगे कि 85 नहीं, लिखेंगे मेरी कि बात ओनली सुनो, 20? सक्षम विकसित, डिफरेंस कितना है, 1 लाख। तो आपने 1 लाख एट एक्विजिशन बढ़ा दिया। हाँ। अब आपको बढ़ाना तो 1 लाख है, पर वो बोल रहा है कि पूरी इन्वेंट्री नहीं है, सिर्फ 20% है, तो हम कितना बढ़ाएंगे रिपोर्टिंग पे, 1 लाख का 20। बढ़ा दिया। ओके। ओके। मैम पी प्लस, जब पेरेंट सोल्ड टू सब्सिडरी, एक की बुक्स में क्या होगा, रिसीवेबल्स होगा, एक की बुक्स में पेबल्स होगा। समटाइम्स यू फाइंड द सेम बैलेंस इन रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, तो कोई लोड नहीं है। मैम इंटर ग्रुप जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, सारे आइटम्स को ऐड करते हैं, तो रिसीवेबल्स में भी आ रहा होगा मुझे खुद को देना है, और पेबल्स में आ रहा होगा मुझे खुद से लेना, नहीं सॉरी, रिसीवेबल्स में आ रहा होगा मुझे खुद को लेना है, और पेबल्स में आ रहा होगा खुद को देना है। पॉसिबल है क्या, नहीं, तो रिसीवेबल्स में भी हटा देंगे एंड पेबल्स में से भी हटा देंगे। बट मैम समटाइम्स क्या होगा, एक की बुक्स में रिसीवेबल्स आ रहे होंगे 1 लाख, एक की बुक्स में आ रहे होंगे पेबल्स 80,000, दैट डिफरेंस इज वाई कैश इन ट्रांजिट, वाई, बिकॉज मैम जो 20,000 है सामने वाले ने दे दिया है, तो उसने तो अपनी बुक से कम कर दिया ना, बट सामने वाले के पास आया नहीं है, तो व्हाट वी एक्सपेक्टेड, हम ये अज्यूम करते हैं क्या, कि ये 20,000 क्या हो गया होगा, रिसीव्ड। अगर रिसीव्ड हो चुके होते तो कैनाई से मेरी बुक्स में कैश बढ़ चुका होता और रिसीवेबल्स के अगेंस्ट मिले कम हो गए होते, तो मैम कैश बढ़ता 20,000 से, तो रिसीवेबल्स कम होते 20,000 से। वैसे ही सेम हमारी रिसीवेबल से हम 20,000 हटा देंगे और कैश बढ़ा देंगे। अब रिसीवेबल्स कितने बचे, पेबल्स कितने बचे, तो अब दोनों बुक से 80-80 एलिमिनेट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड कैश इन ट्रांजिट, यस, नो, सेटल्ड हो, विदाउट, नहीं, सेम मैम एक एडजस्टमेंट हमने पढ़ा था, पेरेंट सोल्ड टू दी सब्सिडरी एंड सब्सिडरी सोल्ड टू दी पेरेंट्स। एक तो रिसीवेबल्स एंड पेबल्स का एडजस्टमेंट पढ़ा था और एक मेजर एडजस्टमेंट पढ़ा था विच इज रिलेटेड टू दी पर। इट मींस दैट पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा है, तो कोई प्रॉफिट पे लगा के बेचा है, तो मैम ऑब्वियसली खुद से प्रॉफिट कमाया जा सकता है क्या, अगर सब्सिडरी ने वो इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी को बेच दी, क्या ना इससे प्रॉफिट रियलाइज हो गया, यस मैम, बट दे सम चांसेस क्या सारी इन्वेंट्री नहीं बिकी, वो उसी के पास है, यस और नो, यस मैम। अगर कुछ इन्वेंट्री स्टिल सब्सिडरी के होल्ड
पोजीशन में है या उसके इन्वेंट्री में है, सो कैन आई से उस पे हम यू हैव टू कैलकुलेट द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सपोज, अब मैं मार्कअप और मार्जिन का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सपोज द प्रॉफिट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज 20,000 इन केस ऑफ पेरेंट सोल्ड टू द सब्सिडरी। आप कहाँ का एडजस्टमेंट्स दोगे? और ग्रुप इन्वेंट्री। व्हाई? बिकॉज मैम प्रॉफिट लाइज इन द बुक्स ऑफ पेरेंट ना, तो पेरेंट्स का प्रॉफिट कम होना चाहिए, तो वर्किंग नोट 5 से पेरेंट्स का प्रॉफिट कम करेंगे विद द अमाउंट ऑफ 20,000। बट पेरेंट्स सोल्ड टू दी सब्सिडरी ग्रुप, इन दोनों को ऐड किया तो प्रॉफिट किस में था? इन्वेंट्री में था, तो इन्वेंट्री में से लेस कर देंगे कितना? 20,000। क्लियर? मैम सब्सिडरी सोल्ड टू दी पेरेंट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट स्टिल 20,000, किसकी बुक्स में से कम करोगे? वर्किंग नोट 2 एट एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग, एट रिपोर्टिंग, बिकॉज ऑब्वियसली हम रिपोर्टिंग डेट पे ही चेक कर रहे हैं कितना इन्वेंटरी हमारे पास है। एम आई क्लियर एवरीवन? सो हमेशा कभी भी पर्क का क्वेश्चन आए, बेस्ट वे है ये लिख लो, नहीं तो जब कैलकुलेट कर लोगे ना तो वापस पढ़ना पड़ेगा कि किसने किसको बेचा। तो बेटर है जैसे ही मालूम पड़ रहा है ना तो वहां पे उन एक्चुअल नेम मत लिखो, कि वहां तो कुछ अल्फा बीटा कुछ भी नाम हो सकता है। यू हैव टू राइट पेरेंट सोल्ड टू सब्सिडरी या सब्सिडरी सोल्ड टू दी पेरेंट। ऐसे भी लिख लोगे ना बहुत हेल्प हो जाएगी, लिटरली बहुत हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन एक एक पढ़ो और उसका हाथों हाथ पोस्टिंग दो। ये एडजस्टमेंट किया, हाथों हाथ इसके वर्किंग नोट्स 4 और वर्किंग नोट सॉरी 5 या फिर वर्किंग नोट 2 में एडजस्टमेंट डालो, और साइमल्टेनियसली बैलेंस शीट में इन्वेंट्री दोनों प्लस करके अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस होगा कि प्लस? माइनस। एम आई क्लियर एवरीवन? मैम सम टाइम पेरेंट सोल्ड टू दी सब्सिडरी और सब्सिडरी सोल्ड टू द पेरेंट्स, कौन सा एसेट? नॉन करंट एसेट्स। कैसे करते हैं इसकी वर्किंग? मैम वी हैव टू डू द कैलकुलेशन, ठीक है? ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन जब आप करते हो इट डजेंट मैटर हु सोल्ड टू whom, while solving the questions और while solving doing the adjustment नहीं फर्क पड़ता, बट जब आप उसकी पोस्टिंग करना चाहते हो तब आपको फर्क पड़ता है हु सोल्ड टू whom, बिकॉज दोनों में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है? सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट विथ ट्रांसफर, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू पे ट्रांसफर किया है आप उस वैल्यू पे लिखोगे, एंड फिर एक और चीज क्या निकालोगे? विदाउट ट्रांसफर, मतलब अगर ट्रांसफर नहीं होता व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू, अगर ट्रांसफर नहीं होता तो यू नॉट एड द प्रॉफिट, और इफ यू नॉट एड द प्रॉफिट मतलब सेम कैरिंग वैल्यू रहती है और सेम वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता। एम आई क्लियर? सो आपको इस केस में डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने 2 साल पहले बेचा है, 6 मंथ में बेचा है, बिकॉज क्यों फर्क पड़ता है? फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, ठीक है? एम आई क्लियर एवरीवन? आपको अगर 6 मंथ भेजा होगा तो यू हैव टू चार्ज डेप्रीसिएशन फॉर 6 मंथ, 2 इयर्स है तो यू हैव टू चार्ज डेप्रीसिएशन फॉर 2 इयर्स। एम आई क्लियर एवरीवन? यस मैम। अगर पेरेंट सोल्ड टू दी सब्सिडरी है, प्रॉफिट किसकी बुक से कम होगा? पेरेंट। वर्किंग नोट, डेप्रीसिएशन बढ़ेगा कि घटेगा? ऐड होगा। क्यों? बिकॉज आपने प्रॉफिट पे भी डेप्रिसिएशन लगाया जो नहीं लगना चाहिए, तो आप वर्किंग नोट 2 में जाके क्या करोगे? एट रिपोर्टिंग पे प्रॉफिट बढ़ाओगे, तो प्रॉफिट बढ़ाना है तो ऐड करोगे, और एसेट्स को क्या करोगे? नेट कम करोगे, प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन करके जो नेट एसेट्स आएगा उसका इंपैक्ट दोगे। एम आई क्लियर एवरीवन? तो इसमें इंपॉर्टेंट है हु सोल्ड टू whom। इफ पेरेंट सोल्ड सब्सिडरी, प्रॉफिट पेरेंट की बुक्स में इंपैक्ट आएगा, डेप्रिसिएशन का एस की बुक्स में आएगा, और सब्सिडरी सोल्ड टू दी पेरेंट है तो एस की बुक्स में प्रॉफिट का एडजस्टमेंट आएगा और पी की बुक्स में किसका एडजस्टमेंट आएगा? डेप्रिसिएशन का। एम आई क्लियर एवरीवन? सेटल्ड हो? यस मैम। मैम मेजर हमने यही एडजस्टमेंट्स पढ़े थे, और एक और एडजस्टमेंट पढ़ा था विच इज मिड ईयर एक्विजिशन। इट मींस दैट हमने एक्वायर मिडिल ऑफ द ईयर किया है, सो वी हैव, कहीं भी वर्किंग चेंज नहीं होती एक्सेप्ट वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 3 भी कुछ चेंज नहीं होगा, गुडविल तो यू हैव टू कैलकुलेट लाइक द सेम वे यू हैव टू इन एनसीआई नहीं, ग्रुप रिटेन अर्निंग में नहीं। मैम जो भी चेंजेस आता है विच इज इन वर्किंग नोट 2, बिकॉज एट एक्विजिशन अब मिडिल ऑफ द ईयर होता है, सो मैम हमको एक तो यहाँ तक का और जहां पे हमने एक्वायर किया है वहां तक का
चीजें कैलकुलेट करके एट एक्विजिशन में लिखनी होती है। एम आई क्लियर? जर्नली हमको प्रॉफिट को स्प्लिट करना होता है। आपको ओपनिंग रिटेन अर्निंग और क्लोजिंग रिटेन अर्निंग दे रखी होती है, और इन दोनों का डिफरेंस मतलब साल भर का प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को आपको स्प्लिट करना होता है जहां तक आपने एक्वायर किया है। एम आई क्लियर एवरीवन? देन वी आर डन विथ SOFP। यहां तक हम सेटल्ड हैं? किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई डाउट आ रहा है क्या? मैम ये लास्ट वाले पॉइंट क्लियर है। मैम मिड ईयर एक्विजिशन मीन्स मैंने यहां एक्वायर किया है, सो आपके पास बैलेंस शीट यहाँ की होगी और केनाई से यहाँ की बैलेंस शीट होगी, होगी या नहीं? यस मैम। मैम वो डेटा देता है ना बिगनिंग ऑफ द ईयर, या तो वो आपको डायरेक्ट दे दे कि एट एक्विजिशन नेट एसेट्स इतनी थी, कोई फर्क पड़ता है क्या? फिर कैलकुलेट करना है क्या? जब मैंने डायरेक्ट ही दे दिया कि नेट एसेट्स एट एक्विजिशन दिस 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 है, यू नीड टू वरी? नो। वरी कब होती है? जब आपको वो बिगनिंग ऑफ द ईयर की नेट एसेट्स दे देते हैं। सो मैम हमने तो एक्वायर यहाँ किया है ना, सो आई हैव टू कैलकुलेट द नेट एसेट्स अप टू दैट पॉइंट। तो अप टू दैट पॉइंट के लिए वो आपको इन दोनों का डिफरेंस कहना, इससे पूरे साल भर का प्रॉफिट होगा, और उस साल भर को प्रॉफिट में से मैं इस यहाँ तक के प्रॉफिट को यहाँ ऐड कर दूं, तो कैन आई से आई एम एबल टू कैलकुलेट द नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। एम आई क्लियर एवरीवन? यस मैम। यहाँ तक सेटल्ड हो कि यहाँ तक किसी को डाउट है? मैम आज पढ़ाओगे? नहीं, नहीं पढ़ रहे, अपन पढ़ ही रहे हैं। अब ये मत समझना कि आपका डे वेस्ट जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझो। वी स्पेंड ऑलमोस्ट अ मंथ टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स, और I am expecting you to do the revision like this only. I am not saying you are every day you have to solve the question. आप करो, हर दिन का एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बट रैंडम किसी 2-3 दिन में, 4 दिन में एक बार क्रक्स निकाल लो, तो होगा क्या? दिमाग से चीजें स्लिप नहीं होगी, नहीं तो सून इट विल गोइंग टू बी स्लिप, बिकॉज नई चीज सीखी है। अगर हम कार चलाना सीखे तो आपको 5 दिन तक तो जो ड्राइवर सिखा रहा आ रहा है, समझ में आ रहा है, आप 2 दिन बंद कर दो, मत मत चलाओ कार, आप भूल जाओगे। आपकी अगर प्रैक्टिस ही नहीं रहेगी आप भूल जाओगे। तो इट मीन्स दैट यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस, और वंस आपने अगर 1 महीना रेगुलर प्रैक्टिस कर ली ना, फिर आप 1 महीना नहीं भी पढ़ोगे, कोई लोड नहीं है, आपको वो चीजें रिटेन रहेगी दिमाग में। हम घूम के आते हैं, कितने टाइम पहले जाते हैं, पर आज भी माइंड में पिक्चराइजेशन तो रहती है ना, अरे वहां गए थे, ऐसा हुआ था, वैसा। एग्जैक्ट नहीं, पर याद तो रहता है, क्योंकि माइंड में पिक्चराइजेशन बहुत लॉन्ग रन तक रहता है। तो जितना पिक्चराइजेशन अपने ब्रेन को दोगे ना, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, मेक अ टाइमलाइंस, मेक अ चार्ट्स, मेक अ डू द थिंग्स लाइक दिस, बिकॉज पिक्चराइजेशन दिमाग में कहीं ना कहीं स्टिक होती। देखना, जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको चार्ट्स याद आएंगे मेरे, जो ऐसे मैं फ्लो चार्ट से, क्योंकि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वो दिमाग में घूमेंगे और ऐसे ही आंसर्स याद आएंगे। क्लियर? देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैम सेम कॉन्सेप्ट, सेम एज वी डू इन द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन, सेम हम वो करेंगे। इसमें भी लाइन बाय लाइन आइटम ऐड करेंगे, यस और नो? क्या इसको 60-80 करते हैं? नहीं करते हैं, बट मैम टाइम प्रोपोर्शनेट करते हैं, बिकॉज इफ आई एम एक्वायर हियर, तो इसके पुराने पीएनएल पे मेरा कोई राइट है क्या? नहीं है। इसके बाद के पीएनएल पे मेरा राइट है, तो while making the consolidation I have to consolidate this PNL only, बिकॉज पीएनएल एज ऑन डेट नहीं बनता, फॉर द पीरियड बनता है। इस पीरियड में 6 महीने का राइट मेरा है, तो आई हैव टू कंसोलिडेट, मतलब आई हैव टू टाइम अपोर्शनेट ऑफ ईच एंड एवरी आइटम ऑफ सब्सिडरीज पीएनएल इनटू 6/12। ऐसा मत करना कि कोई बात नहीं पूरा ऐड कर देते, एंड में आखिरी में 6/12 करेंगे। नो, यू हैव टू do the time proportionate of each and every item of subsidiaries SOPL. Am I clear? मैम सेम पी प्लस एस करेंगे, पी प्लस एस करेंगे, अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा इन दोनों का टोटल। पर मैम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया,
इसमें P भी 100 है और S भी क्या है, 100 है। मैम 100% एक्वायर किया तो कोई लोड नहीं है, बट समटाइम्स देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मैंने 100% एक्वायर नहीं किया होगा, कुछ कम एक्वायर किया होगा, सपोज 80%। सो डू यू थिंक P के प्रॉफिट पे मेरा पूरा हक है और सब्सिडरी का कितना हक है, 80%, तो 20 इज रिलेटेड टू दी। तो अगर मैं इस प्रॉफिट में से ये फिगर आउट कर लूं कि एनसीआई का 20% कितना है, तो आप बता सकते हो कि पूरा का पूरा बाकी पेरेंट का होगा, यस और नो। तो मैम इन स्टेटमेंट while making statement of P&L I have to make a 2 working notes which is compulsory। ठीक है, वो तो आपको बनाना ही है। एडिशनल वर्किंग नोट्स बना रहे हो फॉर आर कन्वीनियंस, आपको कोई कंपलसरी में नहीं है, पर ये 2 वर्किंग नोट्स कंपलसरी है, फर्स्ट सेकेंड एनसीआई। मैम ग्रुप स्ट्रक्चर हर में बनाना जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, सामने वाले को भी समझ में आए हु इज द पेरेंट, हु इज द सब्सिडी, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, यस मैम। सो मैम P प्लस एस करेंगे, यहां तक तो एक बेसिक पीएनएल है, अगर कुछ नहीं दे रखा होगा इट्स वेरी इजी, डिफिकल्ट नहीं है पीएनएल, बट कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे होते हैं। जब मैं ऊपर का पीएनएल बना रही होती हूँ P प्लस एस करके, फर्क पड़ता है किसने किसको बेचा, नहीं पड़ता। आपको पता है इंपेयरमेंट जाना है पीएनएल में, लॉस बुक होना है, अब किसने कौन सा मेथड है, क्या फर्क पड़ता है, पूरा का पूरा अब तो मैंने एक कर दिया ना, P प्लस एस जब एक कर दिया तो P में से माइनस करना, S में से माइनस करना, आपको तो सिर्फ माइनस ही तो करना है। तो वाइल मेकिंग ऊपर वाला पीएनएल मुझे कोई टेंशन नहीं है हु सोल्ड टू हुम, but while doing the calculation of NCI it matters to me who sold to whom। Am I clear? So ma'am, any adjustment which really wanted to reduce the profit of subsidiary, not NCI, जिस भी एडजस्टमेंट से सब्सिडरी का प्रॉफिट कम करना है, यू हैव टू डू दैट एडजस्टमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई। सब्सिडरी सोल्ड टू द पेरेंट, प्रॉफिट लाइज इन द बुक्स ऑफ, ऊपर फर्क पड़ता है क्या, ऊपर आप सीओजीएस में जाके पर ऐड करोगे कि लेस करोगे, ऐड। क्यों मैम, प्रॉफिट कम करना है तो आई हैव टू इंक्रीज माय एक्सपेंडिचर, बट जब एनसीआई की कैलकुलेशन होगी क्या इसका एडजस्टमेंट का इंपैक्ट जाएगा, यस। क्यों मैम, सब्सिडरी का प्रॉफिट कम होना चाहिए, आई हैव टू गिव द एडजस्टमेंट। सिमिलरली इंपेयरमेंट है, 10,000 का इंपेयरमेंट है, पीएनएल में कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, उसने बोला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल दो, क्या करोगे इंपेयरमेंट, वहां जाके ऐड के लेस ऐड, बट मैं नेट एसेट्स मेथड फॉलो करती हूँ तो क्या एनसीआई की वर्किंग में जाएगा, बट नेट एसेट्स मेथड, और अगर फेयर वैल्यू मेथड है तो यस मैम। So ma'am, we have to keep in mind all those adjustments which required subsidies profit to be reduced, उन सब का वर्किंग किस में जाएगा, एनसीआई में। हमारी बुक्स में कुछ एडजस्टमेंट्स बहुत फ्रीक्वेंट पे है, जैसे पर्प है, इम्पेयरमेंट है, बट अगर आप नेट एसेट्स वाला देखोगे वो आपको एडजस्टमेंट इतना देखने को मिलेगा ही नहीं, बट कोई बात नहीं, हमको तो पता है ना कि कहाँ पे क्या इंपैक्ट जाएगा। जैसे सब्सिडरी सोल्ड टू दी पेरेंट है, नेट एसेट्स बेचा है, तो प्रॉफिट किसकी बुक्स में बुक हुआ है, तो वर्किंग नोट जब 2 बनाओगे एनसीआई में तो उसमें वो प्रॉफिट लेस करोगे ना, यस मैम। अगर पेरेंट सोल्ड टू दी सब्सिडरी है तो पेरेंट की बुक्स में प्रॉफिट है, पर डेप्रिसिएशन किसकी बुक्स में है, तो हमारा डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट किसके प्रॉफिट में आएगा, सब्सिडरी के। बात समझ में आई क्या, तो while making the SOPL ना, it's very easy to do so, कोई दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, if we are good at adjustment in SOFP। अगर देखो आप एक बात बताओ, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा जब मैंने SOFP पढ़ा है तो मुझे 10 डेज लगे होंगे, एटलीस्ट इतने दिन तो लगे ही होंगे, बट जब मैंने आपको एसओपीएल पढ़ा है तो डू यू थिंक हार्डली 4 डेज लगे होंगे, क्यों, बिकॉज इफ हमने एक बार एडजस्टमेंट सीख लिया तो हमको सिर्फ उसकी पोस्टिंग ही तो करनी है, वहां पीएनएल नहीं बना रहे थे इसलिए वर्किंग नोट 5 और वर्किंग नोट 2 में डाल रहे थे, या बना रहे हैं तो डायरेक्ट पीएनएल में डालेंगे, यस और नो, डन हो। मैम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेजरली पीएनएल में दिक्कत आती है विच इज कॉल्ड मिड ईयर एक्विजिशन।
ठीक है, मिड ईयर एक्विजिशन इट मींस दैट आपका इस प्रॉफिट पे कितना राइट है, 6/12 का है, तो आपको पूरे पीएनएल को क्या करना पड़ेगा, 6/12। और जब आप एनसीआई के लिए वर्किंग लोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो दैट प्रॉफिट इज पूरा लोगे कि 6/12 लोगे, 6 मंथ का, क्योंकि आपने ऊपर ही ऐड ही 6 मंथ का किया है, तो उसी को तो बांटना है एनसीआई में। मालूम पड़ा, ऊपर तो 6 मंथ का लिया ने, बाट पूरा प्रॉफिट दिया, कर सकते हो क्या, नहीं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना लोगे, 6/12। ठीक है मैम, इसमें भी इंटरग्रुप ट्रांजैक्शंस एलिमिनेट करते हैं। मेजरली इंटरग्रुप ट्रांजैक्शंस 2-3 टाइप के, सेल्स एंड परचेस, इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट इनकम होगी एक ही बुक्स में और एक ही बुक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होगा, यस और नो, उन दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। प्लस मैम एक एक्सपेंसेस डिविडेंड वाला होता है, उसको भी एलिमिनेट करते हैं, जबकि हमको दिख नहीं रहा होता है दूसरे की बुक्स में। एक की बुक में इनकम तो दिख रही होती है, दूसरे की बुक्स में एक्सपेंसेस दिख रहा होता है नहीं, बट फिर भी वी हैव टू एलिमिनेट। एम आई क्लियर एवरीवन? डन। सो वी आर डन विद एसओपीएल, बेसिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पेरेंट सोल्ड टू द सब्सिडरी कर रहे हैं, तो सब्सिडरी की बुक्स में एडजस्टमेंट है ना, डेप्रीसिएशन किसकी बुक्स में आ रहा है, पेरेंट ने तो बेच दिया, तो पेरेंट तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, अब डेप्रीसिएशन लगा कौन रहा है, तो डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट अगर सब्सिडरी की बुक्स में है, तो यू हैव टू गिव द इम्पैक्ट ऑन एनसीआई, नो। आपको पेरेंट सोल्ड टू द सब्सिडरी, पेरेंट ने प्रॉफिट लगा के लगाया, तो आपने प्रॉफिट पे एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन लगाया, मतलब आपने गलत डेप्रीसिएशन लगाया, कम डेप्रीसिएशन लगना चाहिए, तो अगर कम डेप्रीस आपने मतलब ज्यादा लगाया है तो प्रॉफिट कम किया होगा, लॉजिक। तो अगर डेप्रीसिएशन कम लगना चाहिए तो प्रॉफिट क्या होना, बढ़ना चाहिए, तो क्या करेंगे, डन। आपको देखना है कि मेरा प्रॉफिट कम होना चाहिए था कि ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, और प्रॉफिट कम करना है तो माइनस करना पड़ेगा। एम आई क्लियर एवरीवन? देन क्या सीखा था, सब्सिडरी का हॉस्पिटल का बिजनेस है और पेरेंट का होटल्स का बिजनेस है, कंसोलिडेशन होगा, एएनटी। ऊंची आवाज में बोलें सर, दोस्तों के सामने तो आवाज बहुत जोर से आती। क्यों यार, दोनों का अलग अलग बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस तो कितना डाइवर्स, आप समझ रहे हो, होटल एंड हॉस्पिटल both are different types of business, a very huge difference of nature of business. So is it possible to do the consolidation? मैम, आपने हमको वेरी फर्स्ट डे थ्योरी पढ़ाई थी, जिसमें आधे लोगों ने सोचा था कि यार क्या ही पढ़ा रही है, बट वो बहुत काम की थी। इट्स मीन्स दैट इन एनी सिचुएशंस यू हैव टू डू द कंसोलिडेशन। वो बोल रहा है पेरेंट की बुक्स में अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग है, सब्सिडरी की बुक्स में अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग है, तो वो बोलता है सेम कर दो, बट यू हैव टू डू द कंसोलिडेशन। आप ये नहीं बोल सकते विद क्या डिफरेंस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी आई कांट कंसोलिडेट, इट्स मीन्स ओनली अ 4 situations that allowed you not to do the consolidation. सिर्फ इन 4 situations में they allowed you to do the not to do the consolidation, rest you have to do consolidation in any case। diversified business है, अलग है, कोई बात नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। am I clear everyone? अंबानी भी तो कर रहे हैं ना, रिलायंस को क्या आपको अलग अलग दिखता है क्या, हॉस्पिटल का अलग, सिम का अलग, होटल्स का अलग, नहीं, यू नो ना, अंबानी का होटल्स की भी चेन्स है, किस नाम से, मेरे को नहीं पता इसलिए मैं पूछ रही हूँ। आपको मालूम बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस, अरे इनके बहुत चेन्स हैं। अजियो किसका है, पर आप गूगल करना, आपको इतनी वैरायटीज ऑफ बिजनेसेस मिलेंगे दैट वी डोंट नो। ठीक है, सो मैम व्हाट टू डू, तो भी तो उनका पेनल तो एक ही बन रहा है ना, बैलेंस शीट कंसोलिडेट करे तो एक ही बना, थोड़ी के अलग अलग बना रहे हैं। इट्स मीन्स दैट in other than this 4 situations you have to do the consolidation. What is the 4th exceptions to this rule?
हाँ, वेरी गुड। वही अल्टीमेट पेरेंट कंपनी। मैम दो तो अल्टीमेट पेरेंट कंपनी से है। एक अल्टीमेट पेरेंट कंपनी बोलती है मत बनाओ, जो हमारे शेयर होल्डर्स है वो एग्री कर रहे हैं, ठीक है, और एक हो रही है हमारी अल्टीमेट पेरेंट कंपनी बना रही है और पब्लिकली दे रही है, तो हम नहीं बना रहे, ठीक है। बट दो रूल्स मैम ये आते हैं, क्या मैम ये आते हैं कि यार मैं पब्लिकली ट्रेडेड ही नहीं हूं, मैं स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, मेरे पास कोई पब्लिक का पैसा नहीं है, तो मेरी मर्जी मैं कैसे भी बनाऊं, मैं नहीं बना रहा कंसोलिडेट। आप पता है आप कंपलसरी बाउंड कब होते हो, जब आप लोगों का पैसा लेके बैठे हो, आप खुद का पैसा लेके बैठे हो ना, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तू टैक्स पे कर बस। बट अगर आप पब्लिक का पैसा लेके बैठे हो, यू आर अकाउंटेबल फॉर द पब्लिक फंड्स, सो यू हैव टू डू द कंसोलिडेशन इवन दो यू हैव अ 1 रुपी रेवेन्यू। आप जब ऑडिट पढ़ोगे यू केम कम अक्रॉस दैट कि यार मैम वहां लिमिट है टू डू द ऑडिट, बट अगर आप इंडियन कल्चर में देखो, कंपनीज एक्ट पढ़ो 2003, हमारा 2013 सॉरी, जो कंपनीज एक्ट है वो बोलता है यू हैव टू डू द ऑडिट इवन यू हैव अ 1 रुपी रेवेन्यू इफ यू आर कंपनी। ऐसा मत गधा के पापा को बोलना, पापा आप बिजनेस कर रहे हो ना, 1 रुपया भी कमाओगे, यू हैव टू डू द ऑडिट। पिताजी एक थप्पड़ लाए, कहाँ पढ़ रहा है तू। नॉट फॉर दी, मैंने कंपनीज एक्ट बोला, मतलब फॉर एवरी कंपनी हु इज रजिस्टर्ड इन कंपनीज एक्ट यू हैव टू डू द ऑडिट इवन यू हैव अ 1 रुपी रेवेन्यू। अब सोचो 1 रुपी रेवेन्यू का क्या ही ऑडिट कराएंगे, ऐसे ऑडिटर के सामने रख देंगे, देखिए 1 रुपए की सिल्लक, हो गया ऑडिट, बट यू हैव टू डू। It means that for doing the audit you have to pay 4,000 और 5, क्योंकि जनरली ऑडिटर्स की फीस 10,000 और 15,000 होती है, बट ऑब्वियसली 1 रुपए का ऑडिट के लिए वो इतना तो नहीं लेगा, पर अगर यू हैव टू पे 5,000 रुपीज जस्ट फॉर अ 1 रुपी ऑडिट। क्यों? बिकॉज he has to file 3CB, 3CD, he has to file ITR, even he has to give to the registrar each and every document. So the process is very lengthy. Am I clear, everyone? Okay, I'm out of the track चले गए. So in these 4 cases, you can avoid to do the consolidation as per the, ये exception है. Rest, चाहे diversified business हो, different accounting policies हो, different accounting years हो, you have to do the consolidation. Match करो भैया. Done? Yes, ma'am. अब what do you mean by associates? कब बोलोगे this is my associates? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड देखो, इट इज इजी to do with the percentage terms. This is for the calculation or for the question solving. But अगर if there you want to solve a theoretical part, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा पेरेंट्स का अगर सब्सिडरी पे कंट्रोल है देन इट्स माय सब्सिडरी। सिमिलरली पेरेंट का अगर एसोसिएट पे क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, वो पार्टिसिपेट कर रही है अकाउंटिंग पॉलिसीज में, पार्टिसिपेट कर रहा है डिसीजन मेकिंग में, सो वी कैन से इट्स अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड यू हैव टू डू द, ठीक है, इसके लिए अलग चैप्टर्स है, कंसोलिडेशन ऑफ जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स। क्लियर? यस मैम। क्या मैम इस पे भी P+S करते हैं और A कर देंगे? नो मैम, फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट वन अनदर वर्किंग नोट व्हिच इज वर्किंग नोट। क्या एसोसिएट्स इंडिपेंडेंटली आएगा आपको, पेरेंट और एसोसिएट्स? नो, जर्नली इट्स अलोंग विद द सब्सिडरी आती है, इट्स मींस एक सब्सिडरी होगी जिसकी सारे आइटम्स को आप लाइन बाय लाइन ऐड करोगे, और एक एसोसिएट्स होगा जिसका यू हैव टू कैलकुलेट वर्किंग नोट 6 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आपकी बुक्स में एक इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा, उसको आप पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व से बढ़ाओगे। पेरेंट सोल्ड टू द एसोसिएट, प्रॉफिट लाइज इन द बुक्स ऑफ पेरेंट, तो वर्किंग नोट 5, और उसके अगेंस्ट में वर्किंग नोट 6। वाई? बिकॉज मैम हम P+S+A तो कर नहीं रहे, मतलब इन्वेंट्री तो एक ही बुक्स में है, अब तो है ही नहीं, तो हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट देते हैं। एम आई क्लियर? क्या करते हैं, पर्प को लेस करते हैं। बट मैम इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखने का है, जैसे पूरा अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं लेते हम, कितना परसेंटेज लेते हैं, जितना हमारा राइट है। अभी तक हम पूरा लेते थे, ठीक है, रीजन इतना है कि हम एसोसिएट पे अपना हक नहीं मान रहे,
तो पूरा अनरियलाइज्ड हमारे खाते में क्यों आएगा? भले से मैंने बेचा है, पर मेरा तो उस प्रॉफिट पे 30% ही राइट है ना, तो मैं अपना ही पार्ट और अपना शेयर माइनस करूंगी। पर जब हम सब्सिडरी लेते हैं, हम उसका पूरा हक लेते हैं। आप देखो एसेट्स को पूरा ऐड करते हो, पूरा हक था कि एसेट्स पे 80% था, तो आपने जब पूरा ऐड किया तो आप पूरे हक को लेते हो और फिर नीचे जाके एनसीआई में उसका हक दे देते हो। बात समझ में आई? तो आप जब पर बांटते हो और वर्किंग नोट 2 में डालते हो और वो स्प्लिट वाला प्रॉफिट होता है, तो 80% आपको मिलता है और 20% किसको मिलता है? एनसीआई को। डन। एसोसिएट सोल्ड टू द पेरेंट क्या होगा? वापस बोलो क्या होगा, क्या होगा? वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। अरे आप किसी चीज से प्रॉफिट कमा रहे हो, प्रॉफिट कहाँ डालोगे? पेरेंट अपनी बुक्स प्रॉफिट में डालती है ना। तो मैम सबसे पहले ये प्रॉफिट लाइज इन द बुक्स ऑफ एसोसिएट्स, तो वर्किंग नोट 5, क्योंकि इसका प्रॉफिट कहाँ लिख रहे हो? आप किसी फर्म से प्रॉफिट कमा रहे हो, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और उससे आपको प्रॉफिट मिला, कहाँ डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाला है वो प्रॉफिट, तो लेस भी कहां से होगा? उसी प्रॉफिट में से ना। तो मैम डेबिट होगा वर्किंग नोट 5। और क्या इन्वेंट्री है हमारे पास? यस मैम, तो क्रेडिट होगी इन्वेंटरी। एम आई क्लियर? तो मैम इन बोथ द केसेस डेबिट तो वर्किंग नोट 5 ही होना है। एक बार क्रेडिट होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक बार क्रेडिट होगा इन्वेंट्री। यहां तक सेटल्ड है? डन। सो मैम एसोसिएट्स में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर एसओपीएल बनाएंगे एसोसिएट्स का, तो भी क्या पी प्लस एस प्लस ए करते हैं? नहीं मैम, हम पूरा लिखते हैं रेवेन्यू, सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट, देन ऑपरेटिंग इनकम्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर उसके आगे नीचे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। तो उस इन्वेस्टमेंट में लिखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम, क्योंकि एसोसिएट्स इट्स माय इन्वेस्टमेंट। यस और नो? लिखेंगे एसोसिएट्स? यस मैम। तो वी हैव टू डू द वर्किंग, तो हम क्या लिखेंगे? पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो एसोसिएट्स का प्रॉफिट दे रखा होगा उसका 30% हमारा ये। मैम ये इन्वेस्टमेंट इम्पेयर भी हो सकता है, तो लेस यहां से क्या कर देंगे? ठीक है। सेम, पेरेंट सोल्ड टू द एसोसिएट, प्रॉफिट लाइज इन द बुक्स ऑफ पेरेंट, तो इसका इंपैक्ट कहाँ जाएगा? सीओजीएस। वर्किंग नोट 5 नहीं, पीएनएल में कहा जाएगा? सीओजीएस में। और एसोसिएट सोल्ड टू द पेरेंट, प्रॉफिट लाइज इन द बुक्स ऑफ एसोसिएट्स है, तो मैम ये शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम करेंगे व्हेन एसोसिएट सेल टू दी पेरेंट। अब देखो ना, एसोसिएट सेल टू द पेरेंट हुआ तो आपने एसोसिएट्स के शेयर ऑफ प्रॉफिट में कम किया, और पेरेंट सोल्ड टू द एसोसिएट हुआ तो सीओजीएस में किया, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट पे ही तो इम्पैक्ट दिया। और जब बैलेंस शीट बना रहे तब भी तो हम दो, चाहे किसने भी किसको बेचा हो, प्रॉफिट पे दे रहे ना, विच इज वर्किंग नोट 5। क्योंकि ये चीज भी वर्किंग नोट 5 में ही आती, क्योंकि ये जो साल भर का प्रॉफिट होगा वही रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगा। बात समझ में आई? क्यों जा रहा है वर्किंग नोट 5 में? डन। वी आर डन विथ एसोसिएट्स। मैम एसोसिएट्स में कोई इंटरग्रुप ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट नहीं करते एक्सेप्ट डिविडेंड। एम आई क्लियर? यहां तक सेटल्ड हो क्या? So we are done with SOFP, we are done with SOPL, and we are done with associates. And now new disposals. ऋतुष ने बोला हे भगवान, जबकि आज तो मैंने कुछ, आप एक बात बताओ, लॉजिकली आपके ब्रेन पे ट्रॉमा आना ही नहीं चाहिए आज का, आ रहा है क्या? यू हैव टू बी फील वेरी रिलैक्स, क्योंकि ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। और बेस्ट तरीका क्या, ये यही आप घर पे रिवीजन करते हो और आपको मैंने ही करा दिया। सबसे बेस्ट ये होता है टीचर करा दे, हमारे घर के एफर्ट्स बच जाते हैं। पीपल इन द क्लास, सबको चीजें समझ में आई या नहीं आई? यस नैना, नैना अपन आएंगे ही नहीं क्या, कि अपन घर चले गए एक हफ्ते के लिए? तो आज वो सुबह बारिश हो रही थी यहाँ पे तो इसलिए ले आते सक्षम,
अपन घर चले गए, आवाज ही आ रही, वॉइस ही क्लियर नहीं है। शिखा एंड स्वाति, यस मैम। आया समझ में? यू यू मस्ट बी हैप्पी गाइस आज तो, कि यार कुछ घर जाके पढ़ने का, मैम ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। कहाँ आ रहा है स्पेक्ट्रम? कोई टाइप ऑफ एसेट, देखो आप समझ रहे हो, एक चीज समझो, अभी आपने बिजनेस देखा ही नहीं है। अपने को क्या लग रहा है, नॉर्मल बाय सेल होता होगा, आपको बहुत इजी लग रहा है। अभी आप जब एक्चुअल में आप समझ लो, एक कंपनी क्यों 100 लोगों की टीम हायर कर रही ना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ओनली। अगर ट्रांजैक्शंस इतने इजी होते, बाय सेल और नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होते, तो कंपनी के लिए कितना इजी होता। क्यों 100 ऑफ पीपल्स, 4 चार्टेड अकाउंटेंट्स, उसमें इंटरनल ऑडिट हो रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है, फिर उसमें भी इश्यूज आते हैं, तो क्यों? बिकॉज बिजनेस इतना इजी नहीं है जो आप सोच रहे हो ना, कि सिर्फ सैलरी पेबल्स अकाउंट डेबिट टू कैश करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ये तो ट्रांजैक्शंस आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली करेगा। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि यू नॉट नीड टू डू अ बेसिक ट्रांजैक्शंस। एम आई क्लियर? आप ये जो सोच रहे हो ना कि हम सेल परचेज की एंट्री करेंगे, हम स्टॉक की एंट्री करेंगे, हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, वो सिस्टम कर लेगा। उसके लिए आपको हायर भी नहीं किया जाएगा। जर्नली अकाउंट्स में, या बेसिक अगर कंपनीज में जॉब करोगे ना, तो नॉर्मल अकाउंटिंग मिलेगी। और अगर आप किसी मेजर अच्छी विप्रो या ऐसी बड़ी कंपनीज में जॉब करोगे, तो यू हैव टू हैंडल द बैक एंड। इट मीन्स दे डू द अकाउंटिंग एवरीथिंग, एंड यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई, अच्छा यू डू इट राइट और रॉन्ग। उसको नहीं समझ में आएगा, वो बोलेगा इस ट्रांजैक्शंस का हाउ टू अकाउंट दिस ट्रांजैक्शंस। अभी दिख रहा है, अब पेरेंट सोल्ड टू दी सब्सिडरी दिख रहा है। अब अगर यही हो, पेरेंट भी है, सब्सिडरी भी और एसोसिएट्स भी, और सब्सिडरी एसोसिएट्स में ट्रांजैक्शन हो गया, क्या करेंगे? अभी तो क्या सिखा है, पेरेंट और सब्सिडरी का ट्रांजैक्शन। अभी क्या सिखा है, सब पेरेंट और एसोसिएट का ही ट्रांजैक्शन। कभी आ गया सब्सिडरी और एसोसिएट का ट्रांजैक्शन? तो क्या? सो इट्स मीन्स दैट आपने अभी कुछ ऐसे एसेट्स के नाम भी नहीं सुने होंगे, आपको बहुत डाइवर्सिफाइड मिलेगा। ये भूल जाओ कि जो हम सीख, देखो ये फैक्ट है, सीखना और उसको प्रैक्टिकली करना, इट्स वेरी डिफरेंट। जब आप एक्चुअल में आओगे ना, आपने पूरी अकाउंटिंग सीख ली, कल पापा ही कुछ ट्रांजैक्शंस लाएंगे ना, घूम जाओगे उस ट्रांजैक्शन में कि यार कैसे करेंगे यार। जिसमें पापा ने एक प्रॉपर्टी लीज पे ली होगी, सामने वाले के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, उसका कुछ और ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, वो आपको इन्वेस्टमेंट देके वो कोई लोन चुका रहा होगा, बहुत ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो इट इज नॉट इजी, जो हम सीख रहे हैं बस वही है। बिजनेस इज वेरी डाइवर्सिफाइड। डन? चलो जल्दी जल्दी कर लो, टाइम निकल रहा है। मैम ग्रुप डिस्पोजल्स की अगर हम बात करें, तो मैम ग्रुप डिस्पोजल्स क्या बैलेंस शीट पे कुछ होगा इसका इम्पैक्ट? नहीं। क्यों? बिकॉज मैम बैलेंस शीट डेट पे तो वो मेरी सब्सिडरी ही नहीं है, सब्सिडरी नहीं है तो कंसोलिडेशन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इट्स मीन्स दैट, बट यहां मैंने उसको बेचा, तो क्या कहना है इससे, मेरे को यहां तक का तो पीएनएल कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा, यस और नो? तो मैम जब ग्रुप डिस्पोजल्स की बात होती है, तो मेजरली हम एसओपीएल की बात करते हैं, जिसमें हमको कंसोलिडेट करना होता है यहां से लेके यहां तक का पीएनएल, पेरेंट का पूरा और सब्सिडरी का 6 मंथ का। तो मैम हमने सीखा था, वी कैन से डिसकंटिन्यू, क्योंकि हम जब सिंगल एंटिटी मान रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस। तो मैम डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस में हम पहले कंटिन्यू ऑपरेशन का ऊपर दिखाते हैं और डिसकंटिन्यू का नीचे दिखाते हैं। क्यों? ताकि सामने वाले को समझ में आए, आंसर इन बोथ द केसेस आर सेम, बट डिफरेंस इज द प्रेजेंटेशन डिफरेंस, के सामने वाले को विजिबल हो कि अच्छा यार ये ऐसा है। एम आई क्लियर एवरीवन? सो मैम उसमें हम दो तरह की चीजों का अकाउंट फॉर करते हैं, यहां से लेके यहां तक बिजनेस चलने वाला प्रॉफिट एंड लॉस, और मैम जब बेच देते हैं तो उससे होने वाला गेन एंड लॉस। एम आई क्लियर? तो जब हम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन करेंगे, तो उसमें हम दो तरह के प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे, यहां से लेके यहां तक का, एंड ये वाला सेल वाला। एम आई क्लियर? यस मैम। मैम पी प्लस एस करेंगे, यस, पर कितने महीने का?
6/12 का। तो मैम दो तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो उसकी बुक्स में एक इन्वेस्टमेंट होगा और जितने पे बेचा होगा उन दोनों का डिफरेंस वो मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो कहाँ जाएगा, एसओपीएल में। बट फिर हमने निकाला था ग्रुप डिस्पोजल्स प्रॉफिट, कंसोलिडेशन में अलग तरीके से निकलता है। विल स्टार्ट विथ सेल्स कंसिडरेशन एंड लेस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट नेट एसेट्स एट डिस्पोजल प्लस गुडविल और लेस करते हैं एनसीआई और उनका जो भी समराइजेशन होता है वो उसमें से माइनस होता है। मैम यहाँ तक हम सेटल्ड है। मैंने आपको ग्रुप डिस्पोजल बहुत अच्छे से पढ़ाया है और एक्सपेक्ट किया है कि आप भी बहुत अच्छे से कर लोगे। मैम आज फिर हम कंसोलिडेटेड ऑफ एसओपीएल करना रह गया है, कोई बात नहीं, मतलब इट हार्डली टेक 2 to 3 मिनट्स। व्हाई? बिकॉज आप ऑलरेडी कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी करके आए हो ना, वहां ऐसे करते थे, यहाँ ऐसे करना है, पर है तो प्लस ही करना है ना। वहां ऐसे करते थे P + S, अब यहाँ पे P ऊपर आ जाएगा, S नीचे आ जाएगा, बात तो सेम ही है, क्या अलग बात हो गई? ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू वाइंड अप अ सेशन। रिवीजन कराने का एक मेन रीजन ये था कि अब मैं कल आज लास्ट, मतलब मुझे इस मंथ में कंसोलिडेशन वाइंड अप करना था, तो कल हम ग्रुप डिस्पोजल्स के क्वेश्चंस जो 2-3 पीएनएल के क्वेश्चंस है वो कर लेंगे। टाइम मिलेगा तो एक क्वेश्चन एग्जाम किट का देख लेंगे, ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन स्टडी टेक्स्ट का देख लेंगे, एक क्वेश्चन एग्जाम किट का देख लेंगे, इट्स अप टू यू। प्लस आज रिवीजन करा दिया, इट्स मींस अब कल मैं नहीं कराऊंगी एंड कल से अब कंसोलिडेशन से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 10 डेज अब मैं इंटरप्रिटेशन के लूंगी और 5 दिन में थ्योरी का लूंगी, देन आई वाइंड अप द प्रीवियस बैच, मतलब हमारा जो कंसोलिडेशन वाला बैच था, देन विल वाइंड अप। अब फिर फुल फ्लेजली हम 2 घंटा उस बैच को कर देंगे। अगर आप लोगों ने मोस्टली जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है और जिनका रेवेन्यू से बाद का चैप्टर्स डन है, मतलब रेवेन्यू तक कर रखा है, तो मोस्टली दे आर प्रिपेयर फॉर द दिसंबर अटेम्प्ट वेरी मच, मतलब मैं आपको अक्टूबर में लगभग चैप्टर्स वाइंड अप करा दूंगी, ठीक है। डन। हम और देखते हैं, जैसे भी हमारा 3 घंटे का सेशन चलता है तो हम ऐसा कर लेंगे, 1.5 घंटा पढ़ लिया एक चैप्टर और फिर पीछे से एक चैप्टर और स्टार्ट कर लेंगे, तो 2 बैचेस साइमल्टेनियसली चला लेंगे ताकि हमारा सिलेबस खत्म होगा। विल फिगर आउट, मुझे भी अंकिता मैम से एक बार डिस्कस करना रहेगा, बाकी आई विल ट्राई डेफिनेटली, ठीक है। सो कैन वी वाइंड अप सेशन फॉर अ डे? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब थोड़ी क्लैरिटी आई फिर क्या, बहुत दिनों से हमने रिविजन नहीं किया था। डन, वाइंड अप। कल मेरी साइड से लास्ट कंसोलिडेशन है, अब मैं तभी इंटरटेन करूंगी, 1 वीक ले लो, जितने क्वेश्चन सॉल्व करने कर लो, होगा तो फिर सैटरडे अपन सेशंस रख लेंगे, जब भी जो आपको कंफर्टेबल हो। इस सैटरडे के नहीं यार मैम हमको 2 वीक दे दो, हमारे पास मार्जिन नहीं है, फेस्टिवल्स का सीजन से, आपको जो अच्छा लगेगा, आई एम रेडी टू, आप करो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट एडजस्टमेंट सीखने के लिए, बट करना आपको पड़ेगा। मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं खुद एडजस्टमेंट नहीं सिखा सकती। डन, एवरीवन इन द क्लास? स्वाति, शिखा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. पायल, Yes, ma'am. अवनी। देखो मेरा फेमिनिज्म नहीं चल रहा है, मैंने लड़कियों के नाम ले लिए, बट अगर आप लोगों में से भी किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी टू। चलो, सो सी यू सून पीपल, सून नहीं, टुमारो।